भेजी हुई है। तो यू गो थ्रू दैट रिकॉर्डिंग, उसको अच्छे से सुनेंगे सभी स्टूडेंट। और आज फिर से उसे देखेंगे क्योंकि बीच में टाइम अप हो गया था तो थोड़ी सी स्टेजेस रह गई थी। मैं फटाफट बताती हूँ आपको। वी आर स्टार्टिंग विद द स्टेजेस ऑफ मियोसिस 1। ठीक है, ऑल ऑफ यू रिमेंबर वेरी वेल दैट मियोसिस 1। ओके बेटे, मियोसिस 1 उसको क्यों बोला गया है, तो कहते हैं कि मियोसिस 1 उसको इसलिए बोला है क्योंकि हमारे पास जो मियोसिस है उसकी दो फेसेस है। मियोसिस 1 जो है वो ट्रूली एक रिडक्शनल डिवीजन है। ओके, जबकि मियोसिस 2 जो है वो एक रिडक्शनल डिवीजन की तरह नहीं है। उसकी फीचर्स जो है वो किसके साथ मैच कर रहे हैं, माइटोसिस की तरह मैच करते हैं। ठीक है, तो उसे आप कह सकते हैं कि वो माइटोसिस जो है उसी का रेपिटेशन है। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मियोसिस 1 की स्टेजेस। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपने उसके साथ सभी के साथ 1 लगाना है, ये जरूरी है। ठीक है, तो मियोसिस 1 जो है वो ट्रूली रिडक्शनल डिवीजन है। हमेशा याद रखेंगे कि डिप्लॉयड मदर सेल जो है उसके अंदर जब मियोसिस 1 होती है तो उसके बाद उससे कितने डॉटर सेल बनेंगे, 2 डॉटर सेल बनेंगे। और हमेशा याद रखिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है डिप्लॉयड मदर सेल, इसका मतलब मदर जो है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम है, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। पर जब उसमें मियोसिस 1 हो जाएगी तो उसके बाद जो मदर सेल से बनने वाले डॉटर सेल्स हैं उन दोनों के अंदर कैसे क्रोमोसोम होंगे, हैप्लॉइड क्रोमोसोम होंगे, यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ओके बेटे, प्रोफेज 1 को कितने सब स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया है, तो पहली स्टेज जो है मियोसिस 1 की वो प्रोफेज 1 है। ठीक है, माइटोसिस में भी आपने प्रोफेज पढ़ी थी, पर वहां पे वो प्रोफेज जो है इट इज नॉट एन एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेज। यहाँ पे प्रोफेज 1 जो है वो काफी लंबी स्टेज होती है क्योंकि उसकी आगे फर्दर 5 सब स्टेजेस हैं। तो सबसे पहली स्टेज है लैक्टोटीन, फिर देन जाइगोटीन, देन पैकेटीन, देन डिप्लोटीन एंड देन डाइकाइनेसिस। तो देखो सीधा ही क्वेश्चन यहाँ से हमें आ जाएगा कि डिस्क्राइब द वेरियस सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। तो आपने ये सारी हेडिंग्स के अंदर इनके फीचर्स लिखने हैं कि इन स्टेजेस के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो जब ये पांचों सब स्टेजेस कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर प्रोफेज 1 कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद कौन सी स्टेज शुरू होनी है, मेटाफेज 1 स्टेज शुरू होनी है, देन एनाफेज 1 एंड देन टीलोफेज 1। ओके बेटे, तो सबसे पहले हम प्रोफेज 1 से शुरुआत कर रहे हैं। तो देखो प्रोफेज 1 स्टेज जो है उसकी पहली जो सब स्टेज है दैट इज नोन एज द लैक्टोटीन। It is known as lactotin stage. Another name of this lactotin stage is lactonema. It is also known as lactonema. अब वो कहते हैं कि lactonema वर्ड का itself meaning होता है thin threads. ठीक है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि when you view this stage under the microscope, जैसे ही आप इस स्टेज को माइक्रोस्कोप में देखेंगे आपको यहाँ पर धीरे धीरे जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, वो लॉन्ग स्टैंड्स की फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम्स जो है वो नजर आने लगेंगे। ठीक है, these chromosomes they are very much visible to you। और हर एक क्रोमोसोम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक क्रोमोसोम जो है उसकी कितनी सिस्टर क्रोमेटिड है, 2 क्रोमेटिड है, क्योंकि आपको मालूम है कि हर एक क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिड्स कितनी होती हैं, 2 क्रोमेटिड्स होती हैं। एंड दीज क्रोमेटिड्स आर एक्चुअली द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि लैक्टोटीन स्टेज की पहचान कैसे करेंगे आप, कि लैक्टोटीन स्टेज के अंदर क्रोमोसोम काफी लंबे लंबे होते हैं और उसके दोनों ही सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो अच्छे से विजिबल होती है। पर देखो इसको डायग्राम को ध्यान से, इस डायग्राम के अंदर सारे क्रोमोसोम आपको लॉन्ग थ्रेड्स की फॉर्म में नजर आ रही है। ठीक है, पर उनका अरेंजमेंट कैसा है, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है, यानी क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे के बहुत पास पास है, उनके बीच में खाली जगह जो है वो बहुत कम है। ओके बेटे, तो यहाँ पे देखिए वेरी लेस स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन द क्रोमोसोम्स आर एक्स्ट्रा लॉन्ग, दे हैव द 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स and all of these 2 sister chromatids they are still tightly bound and they cannot be easily distinguishable from each other। ठीक है, इतनी कम जगह के अंदर क्रोमोसोम्स जो है वो फंसे हुए हैं क्योंकि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड है, पर हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम की है या वो सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो किसी और की है। ओके बेटे, तो यहाँ पे बस आप इतना याद रखेंगे कि क्रोमोसोम्स they are extra long, sister chromatids are visible, but all of these chromosomes they are compactly arranged। Okay बेटे, see the next one। So after the lactotin stage we have the another stage that is known as the zygote stage। Okay बेटे, अब देखो zygote stage को ध्यान से सुनेंगे। zygote stage में वो कहते हैं कि ये सारे के सारे क्रोमोसोम जो पहले कैसे अरेंज हो रखे थे, कॉम्पैक्ट फैशन में अरेंज्ड थे। ठीक है,
बहुत पास पास थे, अब धीरे धीरे ये क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या होने लग जाते हैं, दूर होने लग जाते हैं। ठीक है बेटे, देखो इस डायग्राम के अंदर सारे क्रोमोसोम लगभग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, हमें खाली जगह नजर आ रही है। और उसके बाद वो कहते हैं कि ऐसे क्रोमोसोम्स जिनका की स्ट्रक्चर और जिनकी लेंथ एक जैसी है, वो क्रोमोसोम क्या करते हैं, अपने पेयर्स बना लेते हैं, अपने जोड़े बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन क्रोमोसोम्स ने अपने क्या कर लिए हैं, दो दो के जोड़े बना लिए हैं, पेयर्स बना लिए हैं। और ये पेयर्ड क्रोमोसोम जो लेंथ में स्ट्रक्चर में एक जैसे हैं, दे आर नोन एज द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ओके बेटे, एंड पेयर्स ऑफ दीज क्रोमोसोम्स आर नोन एज बाइवेलेंट। इट इज नोन एज बाइवेलेंट, बाई मीन्स टू। तो यहाँ पे ये जो एक जैसे क्रोमोसोम है इनको नाम दिया गया है होमोलॉगस क्रोमोसोम, और इनके पेयर्स को क्या नाम दिया गया है, बाइवेलेंट नेम दिया गया है। ओके बेटे, इस तरह की बाइवेलेंट्स जो है वो आपको स्टेज के अंदर जो है वो नजर आएंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि एक बहुत ही खास बात है, इस तरह का प्रोसेस जिसके अंदर कि ये क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम अपनी पेयरिंग कर लेते हैं, वो बाइवेलेंट्स बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम स्नैप्सिस कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अगर वन मार्क क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज स्नैप्सिस, द पेयरिंग ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स और बाइवेलेंट्स ड्यूरिंग द जाइगोटिन स्टेज इज नोन एज स्नैप्सिस। और इस स्टेज के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्नैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इट इज नोन एज स्नैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो स्नैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है उसमें आपको इस तरह से दो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम साथ साथ पड़े हुए नजर आते हैं। तो आपको पता है कि एक क्रोमोसोम में कितनी क्रोमेटिड्स हैं, टू क्रोमेटिड है। तो देखो इस क्रोमोसोम की टू क्रोमेटिड्स ये वाली हुई, फिर नेक्स्ट वाले की भी टू क्रोमेटिड्स हुई। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो उस केस में वो कहते हैं कि हमें एक होमोलॉगस पेयर के अंदर कितनी क्रोमेटिड्स नजर आती हैं, फोर क्रोमेटिड्स हमें नजर आती हैं। ठीक है बेटे, दो पहले वाले क्रोमोसोम की और दो नेक्स्ट वाले क्रोमोसोम की। तो हमें ऐसा लगता है कि चार क्रोमेटिड्स जो हैं, फोर क्रोमेटिड्स जो हैं, दे लाई साइड बाय साइड, and such a complex structure is known as the synaptonymal complex. ओके बेटे, तो इस तरह से स्नैप्सिस के प्रोसेस के दौरान जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है उसको स्नैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और अब वो कहते हैं कि ये दोनों स्टेजेस जो हैं कौन कौन सी, देखो जाइगोटीन स्टेज से पहले लैक्टोटीन पड़ी थी, तो लैक्टोटीन और जाइगोटीन ये स्टेजेस जो हैं, उसकी जो थर्ड स्टेज है जिसका नेम है पैकेटीन, उसके कंपैरिजन में शॉर्ट होती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सबसे मेन सब स्टेज की, एंड दैट इज नोन एज पैकेटिन स्टेज। ठीक है, ऑल ऑफ यू रिमेंबर वेरी वेल कि पैकेटिन स्टेज जो है वो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा लंबी है, बिकॉज इस स्टेज के अंदर जो है क्या होना है, इस स्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर होना है। ठीक है, 10th क्लास से आप ये वर्ड सुनते आ रहे हैं मेरे मुंह से, क्रॉसिंग ओवर। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? Crossing over is the process of exchange of segments between the homologous chromosome but between their non-sister chromatids. ठीक है बेटे, फिर से सुनेंगे, क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने पार्ट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करती हैं। और आपको पता है कि हर एक क्रोमेटिड जो है उसके अंदर क्या रन कर रहा है, डीएनए हेलिक्स रन कर रहा है, और उस डीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है। ठीक है बेटे, तो अगर वो कहता है कि दो क्रोमोसोम्स जो है उनकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अपने पार्ट्स आपस में एक्सचेंज करेंगी, तो इसका मतलब एक जो क्रोमोसोम है उस पे प्रेजेंट जीन्स भी उस क्रोमोसोम से दूसरे पे चले जाएंगे और दूसरे के जीन्स जो है वो पहले वाले पे आ जाएंगे। ओके, तो अनदर नेम फॉर क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो नोन एज रिकॉम्बिनेशन। ओके बेटे, अब याद रखिए कि पैकेटिंग स्टेज जो है उसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि पिछली स्टेज में ही हमने उसको क्या नेम दे दिया था, प्रोसेस को, स्नैप्सिस। अब ये स्नैप्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है, अब उसके चारों के चारों जो क्रोमेटिड्स हैं उनको आप एक साथ देखते हैं तो इस पूरे के पूरे होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को आप टेट्राड कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कितने क्रोमेटिड हैं, फोर क्रोमेटिड्स हैं। ओके बेटे, फिर वो कहता है कि उसके बाद ये जो स्नैप्ड क्रोमोसोम्स हैं वो फिर कौन से प्रोसेस में जाएंगे, क्रॉसिंग ओवर में जाएंगे। पर हमेशा याद रखिए कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो हमेशा दो क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। ठीक है, कभी भी एक क्रोमोसोम की दो सेगमेंट्स जो हैं, दो आर्म्स जो हैं वो आपस में एक्सचेंज नहीं करेंगी, क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप हमेशा एक जैसा होगा। तो आपको बताया कि अपने पास होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो है उसमें कितने क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम है। तो दोनों क्रोमोसोम्स की वो वाली क्रोमेटिड्स जो एक दूसरे के बहुत पास हैं पर अलग अलग क्रोमोसोम को बिलोंग करती हैं, वो अपने पार्ट एक्सचेंज करेंगी।
इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ओके बेटे, अब कहता है कि क्रोमोसोम्स जो है वो अपने पार्ट्स एक्सचेंज कर लेंगे, इस प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन कहेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज रिकॉम्बिनेशन, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, और इस पे एक एंजाइम भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस अपने आप नहीं चलता है, इसमें एक एंजाइम भी इन्वॉल्व होता है, एंड द नेम ऑफ द एंजाइम इज रिकॉम्बिनेज। तो वन मार्क क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि नेम द एंजाइम व्हिच इज इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन, एंड द नेम ऑफ द एंजाइम इज रिकॉम्बिनेज। ओके बेटे, तो यहाँ पे कहते हैं कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ने अपने पार्ट एक्सचेंज कर लिए, और उसके बाद अब वो कहता है अभी भी क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद कहते हैं कि इन्होंने सेपरेट कब होना है, तो इन्होंने सेपरेट जो है वो नेक्स्ट स्टेज के अंदर जाकर होना है। देखो अब हम अगली स्टेज पे आ गए हैं, एंड अगली स्टेज हमारी कौन सी है, डिप्लोटीन स्टेज है। ओके बेटे, इससे पहले एक चीज और याद रखेंगे पैकेटिन स्टेज से रिलेटेड, कि जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है, ठीक है, वो क्रोमोसोम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है उसके सभी पार्ट्स में नहीं होता। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के ऊपर कुछ खास तरह के पार्ट्स डेवलप होते हैं जिनको हम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कहते हैं, और उसी जगह से क्रोमोसोम्स जो है वो अपनी सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं। So one of the another feature of the packaging stage is here recombination nodules they develop on the non-sister chromatids, and through these recombination nodules the process of crossing over takes place. ओके बेटा, फिर देखो लास्ट लाइन में मैंने क्या लिखा है कि क्रोमोसोम्स जो है उनका कंडेंसेशन जो है वो अभी भी कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ पे देखो सारे क्रोमोसोम होमोलॉगस पेयर के आपको अटैच होते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ देखिए आपको स्पिंडल फाइबर्स जो है उनका अपीयरेंस स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एस्टर रिंग्स नजर आ रहे हैं जो उनकी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और उसमें से क्या निकल रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं। मतलब जैसे ही ये क्रोमोसोम जिन्होंने अपने पार्ट एक्सचेंज कर लिए हैं ये सेपरेट हो जाएंगे अगली स्टेज में एक दूसरे से, तो इन्होंने कहाँ पे अरेंज करना है अपने आप को, इन स्पिंडल फाइबर्स पे अरेंज करना है। ठीक है बेटे, अब देखो अगली स्टेज में डिप्लोटीन स्टेज आ गई है, एंड डिप्लोटीन स्टेज इज द स्टेज दैट इज नेक्स्ट टू द पैकेटीन स्टेज। तो डिप्लोटीन स्टेज जो है उसका अनदर नेम है डिप्लोनीमा, और उसमें वो कहता है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो हैं जिन्होंने अपने पार्ट्स एक्सचेंज कर लिए हैं, जिनको अब हम न्यू क्रॉसओवर क्रोमोसोम्स कहेंगे, अब धीरे धीरे वो एक दूसरे से क्या होने लग जाते हैं, सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे डायग्राम के अंदर आपको क्रोमोसोम्स जो है वो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा सा दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, पर वो कहते हैं कि बेशक क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, but still there are certain points where the chromosomes they are still attached, and these points are the recombination nodules। ठीक है, बाकी सारी बॉडी क्रोमोसोम की एक दूसरे से अलग हो गई है, पर अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कहते हैं, और उस पे क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ अटैच है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जिसमें क्रोमोसोम्स होमोलॉगस क्रोमोसोम कुछ पॉइंट्स पे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, उससे हमें एक एक्स शेप स्ट्रक्चर डेवलप होता हुआ नजर आता है, and this X-shaped structure is known as the Chasmetas. Okay, bete? So these are known as Chasmetas connection. What is Chasmetas? These are the X-shaped structures which develop when the homologous chromosome they get separated from each other, but still at certain points, which are known as the recombination nodules. They are attached with each other. Okay, bete? तो डिप्लोटीन स्टेज जो है उसमें अनकॉइलिंग होनी शुरू हो जाती है क्रोमोसोम की, और साइड बाय साइड कहते हैं कि डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन भी होता है। ठीक है, तो कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ ट्रांसक्रिप्शन वर्ड का क्या मतलब है, डीएनए में से मैसेंजर आरएनए का बनना। द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। So not only the uncoiling of the chromosomes takes place, Chasmeta formation is there, but also there is a transcription of the DNA, that is the synthesis of messenger RNA from the DNA. Okay, beta, see the next one. This is the last sub stage of prophase 1. इसके बाद प्रोफेज 1 कंप्लीट हो जाएगी। अब वो कहते हैं कि डाइकाइनेसिस जो स्टेज है वो डिप्लोटीन सब स्टेज के बाद आती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि डिप्लोटीन स्टेज जो है उसमें एक्स शेप स्ट्रक्चर बन गए जिनका नेम था चेस्मेटास। क्रोमोसोम्स की कॉइलिंग हो गई है, पर अभी भी क्रोमोसोम कौन से पॉइंट्स पे जुड़े हुए हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स पर। ठीक है, और साथ में डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन भी हुआ। तो ये तीन चीजें मैंने आपको डिप्लोटीन में बताई है। पर अब डाइकाइनेसिस में क्या होना है, तो कहते हैं कि आप क्रोमोसोम्स जो है उनका कंप्लीट एक दूसरे से डिटैचमेंट होना है। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होंगे।
ठीक है, तो देयर इज टर्मिनलाइजेशन ऑफ द चेस्मेटास। चेस्मेटास क्या थे? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स पे क्रोमोसोम्स अटैच थे, जिसकी वजह से एक्स शेप स्ट्रक्चर बने थे। अब वो कहता है कि उस पॉइंट से भी क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, देन यानी देयर इज अ कंप्लीट डिटैचमेंट ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच अदर, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सबस्टेज डाइकाइनेसिस। ओके बेटे, उसके बाद देखो क्रोमोसोम्स जो है वो थोड़े थोड़े साइज में शॉर्टर हो जाएंगे और थिकर होने लग जाएंगे ड्यू टू कंडेंसेशन। उसके बाद साइड बाय साइड क्या होगा? न्यूक्लियोलस विच आर द स्फेरिकल बॉडीज फ्लोटिंग इन द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियर इनवेल्प जो कि न्यूक्लियस की आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स होती हैं वो भी डिसअपियर होने लग जाएंगी यहाँ से। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियस भी गायब हो गया, न्यूक्लियर इनवेल्प भी गायब हो गया है डाइकाइनेसिस में, पर स्पिंडल एपरेटस जो है वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहा है। पिछली स्टेज में आपने देखा था कि एक साइड पे स्पिंडल फाइबर डेवलप हो रहे थे, अब दोनों ही तरफ जो है एस्टर रिंग्स जो है वो दोनों तरफ चले गए हैं और उसमें से स्पिंडल फाइबर्स निकलने शुरू हो गए हैं। ठीक है, क्यों निकल रहे हैं? बिकॉज इसी के ऊपर क्रोमोसोम्स ने आगे जाके अपने आप को क्या करना है? अटैच करना है। देखो बेटे, हर एक पोल के ऊपर हमें क्या नजर आ रहे हैं? सेंट्रॉइल नजर आ रहे हैं। देयर इज वन सेंट्रॉइल एट द एंटीरियर पोजीशन and one centroid at the posterior position, and there is origin of spindle fibers from all of these two poles. All right, so this is the characteristic feature of dikinesis. तो जब भी आपको dikinesis के बारे में पूछा जाता है तो फर्स्ट पॉइंट आपका होगा terminalization of the chiasmatas, complete separation of the homologous chromosomes from each other, and disappearance of the nucleus and the nuclear envelope, and appearance of the spindle apparatus and centroids, they move towards the opposite. Okay बेटा, this completes the prophase 1 stage. यहाँ तक prophase 1 stage जो है वो हमारी complete हो गई है. Any problem regarding the substages? Yes बेटा. हाँ जी, अभी किसी स्टूडेंट को कुछ भी समझ नहीं आया बीच में वो मेरे से अभी पूछेगा फटाफट, फिर हम मेटाफेज 1 पे पहुंचेंगे. All the 5 substages are clear to all the students? Yes, ma'am. Okay beta, shall we continue? Yes. Okay, very good. Okay बेटे, मेटाफेज 1, ठीक है. प्रोफेज 1 देखो कितनी लंबी थी, उसके बाद जो स्टेज है वो मेटाफेज 1 स्टेज है. देखो मेटाफेज 1 के अंदर वो कहता है कि जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है, बाइवेलेंट नेम किसके लिए लिया गया है? यहाँ पर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के लिए लिया गया है जिनके बीच में क्रॉसिंग ओवर भी हो चुका है. ठीक है बेटे, अब वो कहता है कि ये जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं वो पहले तो स्पिंडल फाइबर में कहीं पे भी अरेंज हो रखे होते हैं, पर उसके बाद जैसे ही मेटाफेज 1 स्टेज स्टार्ट होती है, ये हर एक तरफ से पोल जहां पे भी पोल्स हैं उनमें से आकर ये कहाँ पे अरेंज होते हैं अपने आप को? ये दोनों अपोजिट पोल में से आके सेंट्रल पोजीशन पे अपने आप को लोकेट कर लेते हैं. देखो यहाँ पर, ठीक है, 1 पेयर बाइवेलेंट का यहाँ प्रेजेंट है, देन उसी के साथ सामने दूसरा पेयर भी प्रेजेंट है, दोनों पेयर एक दूसरे के बिल्कुल सेंटर में है. तो इस तरह से कहता है कि इक्वेटोरियल प्लेट पे, मेटाफेज प्लेट पे अपने आप को अरेंज कर लेंगे, पर इतना याद रखिए कि ये क्रोमोसोम मेटाफेज ऑफ माइटोसिस से बिल्कुल डिफरेंट है. ठीक है, कोई स्टूडेंट बता सकता है कि ये क्रोमोसोम्स जो है वो मेटाफेज जो स्टेज है माइटोसिस की उससे कैसे डिफरेंट है? यस बेटे, कोई खास बात है इन क्रोमोसोम में? उसमें भी तो मेटाफेज प्लेट पे ही आए थे ना क्रोमोसोम, पर ये क्रोमोसोम उनसे कैसे अलग है? यस एनी स्टूडेंट? हाँ जी, सारे एक स्ट्रेट लाइन में थे, इसमें पेयर्स में है. पेयर्स में भी है. और बेटे एक खास बात मैंने अभी बोली थी कि ये क्रोमोसोम जो इनका एक नया नेम है, दे आर नोन एज द न्यू क्रॉसओवर क्रोमोसोम. ठीक है, तो आपने मेटाफेज जब पढ़ी थी उसमें कहीं पे भी क्रॉसिंग ओवर का नाम निशान नहीं था, वो नॉर्मल क्रोमोसोम थे, और वो क्रोमोसोम्स जो है वो इस तरह से पेयर्स की फॉर्म में नहीं थे. मुस्कान ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. ठीक है, यहाँ पे ये बाइवेलेंट्स हैं और ये बाइवेलेंट्स जो है वो मेटाफेज प्लेट पर आए हैं. दूसरी बात ये है कि ये कोई नॉर्मल क्रोमोसोम नहीं है, ये ऐसे क्रोमोसोम है जो पहले किस में से होकर आए हैं? क्रॉसिंग ओवर में से पास होके आगे आए हैं, इसलिए न्यू क्रॉस ओवर क्रोमोसोम है. ठीक है बेटे, अब वो कहता है कि ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है इनके जो सेंट्रोमेयर हैं उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? आपको पता है काइनेटोकोर प्रेजेंट है जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. तो इन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर काइनेटोकोर की हेल्प से इसकी दोनों जो क्रोमेटिड्स हैं
ठीक है, वो अपने आप को स्पिंडल फाइबर्स के साथ अरेंज कर लेंगे। ठीक है बेटे, अब देखो यहाँ पे अगली स्टेज पे क्या हो रहा है। एनाफेज 1 स्टेज है। ठीक है, मैंने दोनों एनाफेज साइड बाय साइड इसलिए ली है क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दोनों में एक्चुअली क्या चीज मूव की है। तो कहते हैं कि अगर हम मियोसिस 1 की बात कर रहे हैं और उसकी एनाफेज 1 स्टेज है, तो उसके अंदर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे से थोड़ा सा सेपरेट हो जाते हैं। देखो पिछली स्टेज में वो अभी भी पेयर्स की फॉर्म में थे, यहाँ पे देखिए वो होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या हो गए हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई क्रोमेटेड वर्ड नहीं यूज कर रही हूँ, मैं क्रोमोसोम वर्ड यूज कर रही हूँ। इसका मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव किया है, जबकि माइटोसिस के अंदर क्या हुआ था, क्रोमोसोम मूव नहीं किए थे, उसकी जगह पे क्या मूव की थी, क्रोमेटिड मूव की थी। ठीक है बेटे, तो अगर हमारे पास वहां पे कितने क्रोमोसोम थे, 4 क्रोमोसोम थे, तो उसमें से 4 क्रोमेटिड ऊपर चले गई थी एंड 4 क्रोमेटिड नीचे चले गई थी। पर यहाँ पे देखिए हमारे पास क्रोमोसोम पूरे के पूरे मूव किए हैं, इसका मतलब सेंट्रोमेयर जो है उसका डिवीजन यहाँ नहीं होगा। एक ही सेंट्रोमेयर है, पूरा क्रोमोसोम लेके वो अपोजिट पोल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे उसी तरीके से दो क्रोमोसोम जो है वो नीचे वाले पोल की तरफ चले गए हैं, 2 ही क्रोमोसोम जो है वो ऊपर वाले पोल की तरफ चले गए हैं। जबकि एनाफेज जो माइटोसिस की थी उसके अंदर क्रोमोसोम नहीं मूव किए थे, सेंट्रोमेयर डिवाइड किया था और एक एक सेंट्रोमेयर से दो दो सेंट्रोमेयर बन गए थे, और हर एक सेंट्रोमेयर जो है वो एक एक क्रोमेटिड लेके उसको अपोजिट पोल की तरफ ले गया था। तो 4 क्रोमेटिड न्यू सेंट्रोमेयर के पास हमारे पास ऊपर थी एंड 4 ही हमारे पास नीचे थी। यहाँ पे हमारे पास कोई सेंट्रोमेयर का डिवीजन नहीं हुआ क्योंकि क्रोमेटिड अलग हुई नहीं है, उसकी जगह पे क्रोमोसोम ही मूव किए हैं, तो अपने पुराने सेंट्रोमेयर की हेल्प से ही वो मूव कर गए हैं। ओके बेटे, ये चीज याद रखेंगे सभी स्टूडेंट। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेज जो है वो हमारी टीलोफेज 1 स्टेज है। ठीक है, मेटाफेज के बाद एनाफेज 1 एंड एनाफेज 1 के बाद टीलोफेज 1। तो देखो टीलोफेज 1 जो स्टेज है उसमें हमें एक डायड नजर आ रहा है, मतलब एक ही सेल के अंदर हमें 2 डॉटर सेल नजर आ रहे हैं। ठीक है, पर अभी वो पेरेंट सेल में से अलग नहीं हुए हैं क्योंकि साइटोकाइनेसिस अभी होनी है। ठीक है, तो कहते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर लस जो पहले डिसअपियर हो गए थे अब वो फिर से रीअपियर हो गए हैं। देखो अंदर डॉटर सेल की अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई है कि नहीं, उसी तरह से न्यूक्लियर लस यानी स्फेरिकल बॉडीज भी न्यूक्लियस के अंदर आ जाएंगी। और उसके बाद कहते हैं कि पेरेंट सेल के अंदर आपको क्या नजर आ रहे हैं, डायड ऑफ सेल नजर आ रहे हैं, 2 सेल्स हमें नजर आ रहे हैं। ओके बेटे, उसके बाद कहते हैं कि क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्शन and they do not reach extremely extended state of the interphase nucleus। जैसे हमेशा हम याद रखते हैं कि भाई टीलोफेज स्टेज के बाद साइटोकाइनेसिस होनी है, और पिछले बार हमने माइटोसिस के टीलोफेज में आपको ये बताया था कि जो क्रोमोसोम थे ना वो फिर से क्रोमेटिन फाइबर्स बन जाते हैं, पर ऐसा यहाँ कुछ नहीं होगा। क्रोमोसोम्स जो है वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखेंगे यहाँ पर। ठीक है बेटे, तो देखो हर एक जो डॉटर है उसके अंदर कितने कितने क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम अपने पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो 4 से हमने शुरुआत की थी, पर हमारे पास डॉटर 2 बने और डॉटर सेल के अंदर कितने कितने क्रोमोसोम रह गए, 4 से 2 तो रह गए। इसका मतलब कैसी डिवीजन है, ये रिडक्शनल डिवीजन है। और यहाँ पे देखो आपको फरो लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि जैसे ही साइटोकाइनेसिस स्टेज शुरू होनी है ना, तो उसके बाद इन डॉटर सेल्स ने पेरेंट में से अलग होना है और इसलिए उनको साइटोप्लाज्म भी दिया जाना है। तो हर एक डॉटर सेल को अपना साइटोप्लाज्म मिलना चाहिए, तो इसलिए वो कहते हैं कि साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके डॉटर सेल्स के बीच में, यहाँ पे फरो लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये फरो लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सेंट्रल पोजीशन की तरफ ग्रो करते हैं और सेंटर में आके मीट कर देते हैं साइटोकाइनेसिस स्टेज में। ठीक है बेटे, तो साइटोकाइनेसिस स्टेज में इस तरह से 2 डॉटर सेल बन जाएंगे, और 2 डॉटर सेल जो है देखो यहाँ पर मैंने एक नया वर्ड लिखा है इंटरकाइनेसिस। तो ये साइटोकाइनेसिस के बाद की जो स्टेज होती है ना उसको इंटरकाइनेसिस कहते हैं। मतलब जब पूरा मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है तो मियोसिस 2 शुरू होने से पहले एक स्टेज आती है जिसको इंटरकाइनेसिस कहते हैं, जो एक तरह की ब्रेक है दोनों के बीच में। ठीक है बेटे, तो साइटोकाइनेसिस हो चुकी है, देखो 2 डॉटर सेल हमारे पास बन चुके हैं और हर एक डॉटर सेल के पास कितने कितने क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है। और आपको पता होना चाहिए कि ये न्यू क्रॉसओवर क्रोमोसोम है, उन्होंने अपनी सेगमेंट एक्सचेंज कर ली है। इसका मतलब इसकी वजह से स्पीशीज में क्या इंट्रोड्यूस होंगी, वेरिएशंस इंट्रोड्यूस होंगी। तो वन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस इज कि उससे हमेशा वेरिएंट स्पीशीज बनती हैं, स्पीशीज के अंदर नए करेक्टर्स आते हैं।
ठीक है बेटे, फिर से बता रही हूँ, इंटरकाइनेसिस वर्ड का क्या मतलब है। जब साइटोकाइनेसिस स्टेज कंप्लीट हो जाती है, 2 डॉटर सेल हमारे पास बन जाते हैं, उसके बाद एक ब्रेक आती है बीच में, मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद, उसको इंटरकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, जैसे इंटरवल होती है, हम फिल्म देखते हैं उसमें एक इंटरवल हो जाती है ना, उसी तरीके से यहाँ पे इंटरकाइनेसिस है। तो देखो यहाँ मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी है, द स्टेज बिटवीन टू मेयोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस, और ये शॉर्ट लिव्ड स्टेज होती है। पर सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखेंगे कि इस इंटरकाइनेसिस स्टेज के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। ठीक है, बार बार नहीं डीएनए का रेप्लिकेशन होना, आपको पता है कि पहले एक बार डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है, तो अगेन एंड अगेन ऐसा नहीं होगा। उसके बाद इंटरकाइनेसिस स्टेज जैसे ही खत्म होगी, उसके बाद कौन सी स्टेज शुरू हो जानी है, प्रोफेज 2 शुरू हो जानी है। ठीक है बेटे, प्रोफेज 2 मैंने इसलिए इसको बोला है क्योंकि प्रोफेज 2 किसकी स्टेज है, यस, प्रोफेज 2 जो है वो किसकी स्टेज है, मियोसिस 2 की स्टेज है। और आपको पता है अच्छे से कि मियोसिस 2 जो है वो एक्चुअली माइटोसिस जैसा ही है। ठीक है बेटे, ये स्लाइड में बाद में लूंगी, इसमें मैंने दोनों को कंपेयर किया है, पर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रोफेज 2 में देखो क्या होता है, वही होगा जो माइटोसिस में हुआ था हमेशा की तरह। ठीक है, तो प्रोफेज 2 जो है जब स्टार्ट होगी, तो मियोसिस 2 का ये इनिशिएशन माना जाएगा, और ये साइटोकाइनेसिस यानी इंटरकाइनेसिस के बाद की स्टेज है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो है दे आर फुल्ली इलोंगेटेड क्रोमोसोम, और उसके बाद कहते हैं कि मियोसिस 2 जो है वो जनरली किसको रिजेंबल करता है, माइटोसिस को रिजेंबल करता है। और प्रोफेज 2 स्टेज के दौरान भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है प्रोफेज 2 जैसे ही खत्म होने वाली होनी है, उस समय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे डिसअपियर हो जाती है। ठीक है बेटे, क्रोमोसोम अगेन कैसे हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे के काफी पास आ जाएंगे, स्पेस बड़ा कम होगा उनके बीच में। देखो और डायग्राम में हमें क्या नजर आ रहा है, हमें सेंट्रोइल्स नजर आ रही हैं। सेंट्रोइल्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो पोल्स की तरफ चले जाएं, और उसमें से क्या निकल रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज हो रही हैं विच आर नोन एज द स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, 3 चीजें हुई हैं, क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट हो गए हैं, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स का ऑरिजिन शुरू हो गया है, और सेंट्रोइड्स जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके बेटे, अब देखो यहाँ प्रोफेस 2 के बारे में मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वो कहता है कि रेप्लिकेशन क्रोमोसोम का द्वारा नहीं होना, बिकॉज डीएनए रेप्लिकेशन एक बार हो चुका है। न्यूक्लियर इनवेल्प जो है वो ब्रेक होने लग जाएगा, और स्पिंडल एपरेटस फॉर्म होने लग जाएगा। ओके बेटे, फिर देखो सेंट्रोइल्स जो है वो अपने डुप्लीकेट्स बना लेंगे, यानी 2 सेंट्रोइल अपने पास आ गए हैं, और ये 2 सेंट्रोइल अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू हो गए हैं। और उसके बाद कहता है कि धीरे धीरे जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर अरेंज करने लग जाएंगे, जब इन्होंने स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे अराइज करने शुरू कर देने हैं। देखो न्यूक्लियर इनवेल्प का ब्रेकडाउन हो गया, स्पिंडल एपरेटस बन गया, क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट हो गए, अब इन क्रोमोसोम्स ने स्पिंडल फाइबर्स पे अपने आप को अरेंज कर दिया। ठीक है, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा माइटोसिस में हुआ था। फिर देखो मेटाफेज 2 स्टेज में क्या होगा, तो प्रोफेज के बाद मेटाफेज 2 स्टेज आनी है। हमेशा पता है आपको, मेटाफेज में क्रोमोसोम हमेशा पोल्स में से कहाँ पे आ जाते हैं, सेंटर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने 2 क्रोमोसोम से शुरू की थी ना, हमने 2 डॉटर सेल अपने बने थे, और दोनों डॉटर सेल के पास कितने कितने क्रोमोसोम थे, 2 क्रोमोसोम थे। तो ये क्रोमोसोम जो है वो जहां मर्जी लोकेट हो रखे हो, वहां से कहाँ पे आ जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है बेटे, पर हमेशा याद रखिए क्योंकि ये मियोसिस 2 है, और इसकी शुरुआत मियोसिस 1 से हुई है, उसी के डॉटर सेल हमने लेके आगे कंटिन्यू किया, इसलिए ये न्यू क्रॉस ओवर क्रोमोसोम है। ठीक, पर कभी भी मियोसिस 2 में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, ये भी आप याद रखेंगे। तो स्पिंडल फाइबर देखो अच्छे से बन गए हैं, सेंट्रोइल्स में से क्रोमोसोम ने अपने आप को सेंट्रल पोजीशन पे ले आए हैं। ठीक है, और अपने आप को अटैच कर लिया सिस्टर क्रोमेटिड्स ने विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर्स व्हिच आर द डिस्कलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। ओके बेटे, यहाँ पे वही चीजें लिखी है मैंने, क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो जाती है, सेंट्रोमियर्स जो है वो सारे जो क्रोमोसोम्स हैं उनका इक्वेटोरियल प्लेट में ले आते हैं, उनमें से इनविजिबल स्पिंडल एपरेटस अराइज होने लग जाती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ओके, अब देखो एनाफेज स्टेज में क्या हुआ, वही हुआ है जो माइटोसिस में हुआ था। ठीक है, सेंट्रोमेयर जो क्रोमोसोम के हैं उन्होंने क्या किया, डिवाइड कर लिया, और एक सेंट्रोमेयर जो है हर एक क्रोमोसोम की एक क्रोमेटिड लेके एक पोल की तरफ जा रहा है, दूसरा सेंट्रोमेयर दूसरे पोल की तरफ जा रहा है। तो अगेन हमें यहाँ पे क्रोमोसोम मूव करते नहीं नजर आ रहे, हमें क्या मूव करते नजर आ रहे हैं, क्रोमेटिड मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 2 चीजें हुई हैं, सेंट्रोमेयर का डिवीजन हो गया, सेंट्रोमेयर्स जो है वो एक एक क्रोमेटिड को लेकर अपोजिट पोल्स की तरफ चले गए हैं। हमेशा याद रखिए क्रोमोसोम नहीं मूव कर रहे हैं, क्या मूव कर रहे हैं, क्रोमेटिड मूव कर रहे हैं।
ठीक है बेटे, तो इस तरह से कहते हैं कि अपोजिट पोल्स की तरफ क्रोमेटिड चले जाएंगे और काइनेटोकोर्स जो हैं वो, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनकी यहाँ पे शॉर्टनिंग हो जाएगी। तो देखो सेपरेशन ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज मैंने फिर से लिखी है, सेंट्रोइड यूज द स्पिंडल फाइबर्स टू सेपरेट द क्रोमोसोम इनटू इंडिविजुअल क्रोमेटिड and each chromatid is pulled to the opposite pole of the cell with the help of their own centromere which is formed by the division of the centromere. ओके बेटे, अब देखो लास्ट स्टेज टीलोफेज सेकंड है, तो टीलोफेज सेकंड स्टेज के दौरान क्या होगा? ठीक है, वही होना है जो हमेशा मेटाफेज में होता है। तो कहते हैं कि इस तरह से टीलोफेज स्टेज के दौरान जो हमारे पास क्रोमोसोम मूव करके पोल नहीं, क्रोमेटिड मूव करके पोल्स के पास चले गए थे ना, तो देखो कितने कितने क्रोमेटिड गए थे अपने पास, टोटल क्रोमोसोम कितने थे? दो। कितने क्रोमोसोम थे? हर एक डॉटर सेल में 2 थे ना, तो इसका मतलब क्रोमेटिड दोनों पोल्स की तरफ कितने गए हैं? 2 गए हैं। ठीक है बेटे, तो देखो यहाँ पे इस वाले डॉटर सेल के पास 2 क्रोमेटिड आ गए, इसके पास भी 2 क्रोमेटिड आ गए। अब ये 2 क्रोमेटिड को मैं एक क्रोमोसोम मान सकती हूँ कि नहीं? उसी तरह से इस वाले डॉटर सेल में भी मैं कितना क्रोमोसोम मान सकती हूँ? 1। ठीक है, अब देखो दूसरे डॉटर सेल में भी वही चीज हुई है, यहाँ पे मेरे पास 2 क्रोमेटिड है, इसका मतलब 1 क्रोमोसोम इसको कंसीडर कर लूं, इसके भी 2 क्रोमेटिड है, इसको भी 1 कंसीडर कर लूं। तो देखो मैंने शुरुआत जो है वो किससे की थी? 4 क्रोमोसोम से की थी। मियोसिस 1 में मेरे पास डॉटर सेल्स के पास 2 क्रोमोसोम रह गए थे, और मियोसिस 2 में टीलोफेज स्टेज खत्म होने के बाद मेरे पास फिर से 2 डॉटर सेल बन गए हैं बेटे, और हर एक डॉटर सेल जो है उसमें मैंने शुरुआत कितने से की थी? ऐसे डॉटर सेल से की थी जिनके पास 2 क्रोमोसोम थे, उनसे अब आगे कितने कितने क्रोमोसोम रह गए मेरे पास? नए डॉटर सेल्स में 1 क्रोमोसोम रह गए हैं। इसका मतलब ये ट्रूली क्या है? पूरी मियोसिस जो है वो एक रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, देखो लास्ट में मैंने क्या लिखा हुआ है? साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस में आपको पता है डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज देयर। अब साइटोप्लाज्म डॉटर सेल्स को मिल रहा है, फिर डॉटर सेल सेपरेट हो जाएंगे। साइटोकाइनेसिस के बाद कितने डॉटर सेल बनेंगे हमारे पास? 4 डॉटर सेल बनेंगे, पर हर एक डॉटर सेल जो है उसके पास कितने क्रोमोसोम होंगे? 1 क्रोमोसोम। ओके बेटा, क्लियर? यस, क्लियर? देखो यहाँ पे मैंने उसका एक पूरा कंबाइंड व्यू लिया है, मियोसिस 1 का और मियोसिस 2 को साथ साथ दिखाया गया है। इसको सब बच्चे बाद में ध्यान से देखेंगे और फिर देखेंगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है बेटे, अब वापस आ जाएंगे सारे बच्चे। हाँ जी, फिर से सुनो अब ध्यान से, सारे बच्चे मेरी तरफ देखेंगे अच्छे से और ध्यान से सुनेंगे। देखो, जब हमने माइटोसिस कंप्लीट कर लिया था तो उसके बाद मियोसिस शुरू हुआ था। ठीक है बेटे, और मियोसिस जो है उसके अंदर हमने ये बताया था आपको कि जो पेरेंट सेल हमने लिया था उसके पास कितने क्रोमोसोम थे? 4 क्रोमोसोम थे, 4 क्रोमोसोम। ओके बेटे, फिर वो 4 क्रोमोसोम जो है उसमें जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया था तो हमारे पास कितने डॉटर सेल बने? 2 डॉटर सेल बने। और आपको बताया कि मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है, इसका मतलब डॉटर सेल जो है उसके पास कितने क्रोमोसोम आ गए? 2 क्रोमोसोम आ गए। तो 4 से कितने रह गए? 2 रह गए। ओके बेटे, फिर वो कहता है कि उन 2 डॉटर सेल जो है उनसे हमने शुरुआत की, यानी हमारे पास जो मियोसिस 1 के बाद 2 डॉटर सेल आए जिनके पास 2 क्रोमोसोम थे, उनसे हमने मियोसिस 2 की शुरुआत की। ठीक, और मियोसिस 2 खत्म होने पे हमारे पास टोटल डॉटर सेल कितने बने बताइए? हाँ जी, मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद हमारे पास टोटल डॉटर सेल कितने बने हैं बेटे? 4 बने ना? हाँ जी, 4 बने। पर वो कहते हैं कि हमने इनकी शुरुआत किससे की थी? 2 डॉटर सेल से की थी जिनके पास 2 क्रोमोसोम थे। पर मियोसिस कंप्लीट होने के बाद उन 4 डॉटर सेल्स के अंदर अब 2 क्रोमोसोम नहीं है, उसकी जगह पे कितने क्रोमोसोम है? 1 क्रोमोसोम। ठीक है बेटे, तो 4 से 2 और 2 से फिर 1। क्लियर? तो इस तरीके से ये है मियोसिस, जो कि इसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। और ये उसका फायदा है कि मियोसिस जो है उसका पहला सिग्निफिकेंस यही है कि उससे स्पीशीज के अंदर, ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर जो है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है बेटे। ठीक है, तो अगर ह्यूमन में 46 है तो 46 ही रहेंगे, ऐसे नहीं होगा 46 से आगे जाकर 86 बन गए या उसका भी फिर डबल होके कुछ 100 में आ गए हैं, ऐसा नहीं होता। हमेशा क्रोमोसोम का नंबर फिक्स रहता है। फिर कहते हैं कि क्योंकि इस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्रोमोसोम अपनी सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं और उसकी वजह से उनमें वेरिएशंस आती हैं। और आपको पता है जितनी ज्यादा वेरिएशंस होंगी उतना ही स्पीशीज का सर्वाइवल रेट है, उतना ही ज्यादा उसका लाइफ स्पैन है। और कहते हैं कि वेरिएशंस की वजह से ही नई स्पीशीज जो है वो
एवोल्यूट होती है, ठीक है, एवोल्यूशन होता है नई स्पीशीज का। तो 3 सिग्निफिकेंस है, मेंटेन द कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इंट्रोड्यूसेस वेरिएशंस एंड एवोल्यूशन ऑफ द न्यू स्पीशीज। ओके बेटा, क्लियर? हाँ जी, एनी क्वेश्चन? यस मैम। सारे बच्चे जो है इसको यहाँ तक रीड कर लेंगे, उसके बाद फिर आपको टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करके भेजे जाएंगे, वो आपने फेयर कॉपी में कर लेने हैं। वर्कशीट्स आपको आ जाएंगी और उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, थोड़े थोड़े से क्वेश्चन होंगे, 4-5 क्वेश्चन देंगे, ठीक है बेटे। वो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से अलग होंगे, तो वो भी कर लेंगे। ओके बेटा, पढ़ते रहेंगे।